नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तो आज का टॉपिक रहेगा विजयनगर और बहमनी राज्य। ठीक है। अब कुछ कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर इतने में हो जाएगा, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपका कि प्राचीन भारत जितनी हुई है वो, और मिडाइवल जो कि प्राचीन भारत से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे और मिडाइवल से आपके आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन, वो इसी मटेरियल से फंस जाएंगे। कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है। और बाकी 55 दिन प्रोग्राम में जो भी क्लासेस हुई है उनको कंटिन्यू करते रहिएगा। आप लोग 100 क्वेश्चन के लगभग यहीं से कर लोगे। ठीक है। इतना विश्वास रखिए हम लोगों पे। मटेरियल आप लोग खुद ही देख रहे हैं, खुद ही तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बाकी क्लास को देख के आप लोग शेयर और जो है लाइक करते रहिए और कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलता है कि क्लास कैसी है। ठीक है। अब बात करते हैं विजयनगर और बहमनी की भूमिका कैसे बनी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, कल देखा था दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में कितने वंश देखे थे हम लोगों ने, वो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखा था गुलाम वंश, फिर उसके बाद देखा था खिलजी वंश, उसके बाद देखा था तुगलक वंश और सैयद वंश, और उसके बाद देखा था लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद ही हो गई थी यहाँ पर बाबर की एंट्री। ठीक है। तो इतना चीज देख लिया था। तो अब बात करते हैं कि भाई, कल सल्तनत पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत, तो सिक्वेंस में सारे हमने वंश देख लिए थे और यहाँ पर रोका नहीं था। लेकिन आज विजयनगर और बहमनी राज्य की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से टाइम पीरियड के समकक्ष आया था, तो ये आया था तुगलक के टाइम पे। ठीक है। तो तुगलक की बात कर लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पे शासक थे। तो सबसे पहले सुल्तान था डीएसटी, और उसके बाद कौन था, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। उसके बाद था कौन, फिरोज शाह तुगलक एफएसटी, और उसके बाद था एनआरटी। ठीक है। एनआरटी मतलब नसरुद्दीन तुगलक। ठीक, ये लास्ट शासक था, इसका लास्ट सुल्तान जो था तुगलक वंश का ये था। अब विजयनगर और बहमनी किसके समकक्ष चल रहे हैं, तो ये चल रहे हैं एमबीटी के टाइम पीरियड पे। क्योंकि देखिए, ये आया है 1325 से और 51 तक। ठीक है। और ये भी इसी समय चल रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य जो है ये 1336 में आया और 11 साल बाद आ गया आपका बहमनी साम्राज्य 1347 में। ठीक है। इतनी चीज याद रहेगी। तो ये बन गई एक मोटी मोटी भूमिका। और चलिए अब देख लेते हैं हम लोग विजयनगर और जो है बहमनी साम्राज्य को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि भैया, जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो कहाँ पे बैठा हुआ है। तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा हुआ है दिल्ली में। ठीक। और दिल्ली में दोआब वाला आपको ये केस पता होगा, कल हम लोगों ने 5 घटनाएं देखी थी उसकी। तो सबसे पहले मामला हुआ था दोआब वाला। ठीक है। दोआब के बाद उसने जो है राजधानी का परिवर्तन किया था, और राजधानी कहाँ पे बनाई थी, देवगिरी में। और देवगिरी का नाम भी चेंज कर दिया था उसने, कर दिया था दौलताबाद। तो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूरी पर वो आ गया था देवगिरी मतलब दौलताबाद में। ठीक। अब दौलताबाद में जब ये आया, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ के नीचे ही जो है बहमनी साम्राज्य, और जो है यहीं पर बनेगा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, नर्मदा के नीचे वाले एरिया में। चलिए तो देखते हैं। तो जो विजयनगर साम्राज्य था, ये इसका निर्माण कब हुआ, इसकी स्टार्टिंग हुई 1336 में। और 4 वंश इसमें आएंगे, चारों वंश को हम एक बाई वन से देख लेंगे। फिर उसके बाद 1947 में आया कौन सा वंश, बहमनी वंश। और इसके 5 वंश हम लोग देखेंगे। पहले तो ये चलता रहा, फिर आगे जाके ये 5 वंश में डिवाइड हो गया था। चलिए इतना देख लिया। इसके बाद देखते हैं कि विजयनगर की जो कैपिटल थी वो कौन थी, हम्पी। ठीक है। और बहमनी की कैपिटल्स क्या थी, गुलबर्गा, जो कि आज का अहमदाबाद है, ये थी। ठीक है। और यहाँ पे मुद्रा जो चलती थी बहमनी में, वो हूर चलती थी। ठीक। अब बात करते हैं कि विजयनगर में उस समय कौन सी हिंदू जनसंख्या ज्यादा रहती थी, और बहमनी में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा रहती थी। ठीक है। अब बात करते हैं कि विजयनगर में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो तेलुगु, क्योंकि तेलुगु में अभी अपन को कई जो है रचनाएं मिलेंगी। ठीक है। और यहाँ पर मराठी बोली जाती थी, क्योंकि ये वाला इलाका कौन सा है, महाराष्ट्र वाला इलाका है, तो यहाँ पे मराठा ज्यादा बोली जाती थी। चलिए इतना देख लिया। तो यहाँ से एक मोटी मोटा अंदाज लग गया कि कैसे हम लोगों को क्या देखना है। अब देख लेते हैं कि भैया कैसे भूमिका बनी और कैसे इन राज्यों की स्थापना हुई। अब कहानी के तौर पे थोड़ा समझते हैं, उसके बाद जितने भी फैक्ट एग्जाम से ओरिएंटेड आते हैं वो हम लोग देख लेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए, जब एमबीटी यहाँ से आया और कैपिटल उसने दौलताबाद बनाई। ठीक। तो यहाँ से दोआब वाले एरिया में तो उसको दिक्कत हो ही गई थी, दोआब वाले मामले में तो वो काफी माइनस में चला गया था। फिर उसने राजधानी परिवर्तन की। राजधानी परिवर्तन वो क्यों कर रहा था, वो इसीलिए कर रहा था राजधानी परिवर्तन कि भैया साउथ में जो बड़े बड़े राज्य हैं यहाँ पर, और यहाँ पे धन भी बहुत ज्यादा है साउथ वाले एरिया में। तो साउथ वाले एरिया को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली बहुत दूर पड़ता है, क्योंकि देखिए, जो दौलताबाद उसने कैपिटल्स बनाई थी, तो दौलताबाद से भी दिल्ली कितना 1500 किलोमीटर दूर था। ठीक है। तो उसका मानना था कि अगर दौलताबाद में कैपिटल्स बन जाएगी तो पूरे भारत को कंट्रोल किया जा सकेगा। ठीक है। तो उसने यहाँ पर वैसे ही अकाल पड़ रहा था दिल्ली में। ठीक है। अकाल के समय उसने राजधानी परिवर्तन का मूड बनाया और दौलताबाद में राजधानी परिवर्तन कर दी। ठीक। इसके बाद क्या हुआ, जब राजधानी परिवर्तन की तो यहाँ पे कुछ विद्रोह तो होंगे भाई, राजधानी बनाई है यहाँ पे तो विद्रोह तो होंगे। तो एक विद्रोही भागकर और विजयनगर की ओर भागता है। और यहाँ पर कौन होते हैं, दो भाई होते हैं, हरिहर और बुक्का। ठीक है। हरिहर और बुक्का। ठीक। तो ये इसको शरण दे देते हैं। ठीक।
आप सरह दे देंगे भैया तो ये पीछा तो करने जाएगा ही। तो ये पीछा करते हुए गया और हरिहर और बुक्का को इसने जो है हरा दिया और हरिहर और बुक्का को दोनों को पकड़ लिया। तो पर क्या कहा कि चलो भाई तुम भी चलो तो मैं भी ले चलता हूँ। तो इसमें से जो बक्का बुक्का था ये छोटा था और हरिहर बदमाश था। तो बुक्का कह रहा है अरे चाचा हमें कहाँ ले जा रहे हो, है ना। भाई मोहम्मद बिन तुगलक से कह रहा है एमबीटी से, चाचा हमें कहाँ ले जाओगे, हमें यहीं छोड़ो। अरे वो कह रहे चलो दिल्ली की सैर करा के लाते हैं आपको भी, है ना, बहुत ज्यादा सरल दे रहे हो आप यहाँ लोगों को। तो वो कहता है अरे हम क्या करेंगे चाचा दिल्ली में। तो बोलता है दिल्ली में कुतुब मीनार बन चुकी है, आओ उसको घुमा लाते हैं। तब ये पकड़ के इनको ले जाता है घसीटते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे वो ले जाएगा और क्या होगा फिर दौलताबाद ले जाएगा और दौलताबाद से ये दिल्ली की ओर जाएगा। दौलताबाद से दौलताबाद बहुत ज्यादा समय तक राजधानी नहीं रह पाई थी। क्यों नहीं रह पाई थी, रीजन क्या था कि जैसे ही राजधानी उसने परिवर्तित की यहाँ पर दौलताबाद, और वहां पे सब चीजें सामान्य होने लगी दिल्ली में, वहां पे बारिश हो गई, उस समय पे जो अकाल था वो खत्म होने लगा। तो जनता को ये पता चला कि यार यार वहां पे तो सब अकाल वकाल सब खत्म हो गया है और राजा हमें यहाँ जबरदस्ती उठा लाया। तो जहां पे जिसका जन्म होता है उस भूमि से तो लगाव रहता ही है। तो यहाँ से जनता अपने आप जो है वापसी होने लगी थी, वापसी होने लगेगी और दिल्ली पहुंचने लगेगी। तो राजा को लगेगा, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को, एमबीटी को लगेगा कि मैं अकेला क्या करूंगा। तो वो भी सीधा दिल्ली पहुंच जाता है और साथ में किसको ले आता है वो, हरिहर और बुक्का को। चलिए इतनी कहानी हमें समझ में आ गई कि हरिहर और बुक्का पहुंच चुके हैं कहाँ पे, हरिहर और बुक्का को वो ले गया है दिल्ली में, ठीक। अब दिल्ली में हरिहर और बुक्का को 1500 किलोमीटर की यात्रा करके जब ले जाता है तो वो क्या कहता है कि चलिए भाई स्नान विस्नान कीजिए, इतना जो है आप लोग यात्रा करके आए हैं, स्नान कीजिए चलना है। तो बुक्का पूछता है कि कहाँ चलना है। बुक्का छोटा था ना और थोड़ा सा ये, बुक्का की जगह आप लोग भुक्का ही याद रखिए, ये थोड़ा भुक्का था, कुछ भी बोलता रहता था। तो बोलता है, पूछता है कहाँ चलना है। तो बोलता है चलो किससे, जीएसटी से मिला लाता हूँ। जीएसटी तो उस समय जिंदा बचा नहीं था, जीएसटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक से। तो बुक्का कहता है अरे भाई कहाँ जीएसटी से मिलूंगा मैं। तो वो बोलता है जीएसटी से नहीं, चलो सीधा जामा मस्जिद में चलना है और तुम्हारा धर्म परिवर्तन करवाना है। तो इसको जबरदस्ती ये खींच ले जाता है और जामा मस्जिद में ले जाके धर्म परिवर्तन करवाता है। तो बुक्का कहता है अरे चचा आप तो कह रहे थे कि कुतुब मीनार घुमाएंगे ये वो। तो बोले अब हो गया ना धर्म परिवर्तन, जाइए कुतुब मीनार घूमिए। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और वहीं पे पास में और घूम लीजिए अलाई मीनार, है ना। अलाई मीनार किस कौन बनवा रहा था, तो ये बनवा रहा था आपका अलाउद्दीन खिलजी। और उसी के नाम पे एक और बना था अलाई दरवाजा। ये तीनों एक ही जगह थे कुतुब मीनार के बगल में ही। तो बोले तीनों घूमे आइए आप आराम से, है ना। तो तीनों घुमाते हैं ये लोग। और उसके बाद फिर इनको साउथ पहुंचा दिया जाता है। साउथ क्यों क्या पहुंचा जाता है, देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसको चीजों की नॉलेज मतलब व्यवहारिक तौर पे बहुत ज्यादा नहीं थी। तो जब एक बात बताइए आप, साउथ से ये लेकर आया हरिहर बुक्का को और यहाँ पर इसने धर्म परिवर्तन करवा दिया इनका, कहाँ पे, दिल्ली में। और दिल्ली से फिर छोड़ रहा है वापस साउथ की ओर कि जाओ वहां पे इस्लाम धर्म को जो है बढ़ाइए, आप इस्लाम धर्म या साम्राज्य का विस्तार कीजिए। तो बताइए वो लोग साम्राज्य का विस्तार करेंगे। अब ये छोड़ देता है इनको। तो साम्राज्य विस्तार के लिए ये पहुंचते हैं वहां पे। तो बात होती है कि भाई अब यहाँ पे इस्लाम धर्म में ये लोग कन्वर्ट हो गए हैं। तो जैसे ही मान लीजिए आप कभी जेल गए हो, जेल गए तो होगे, पता नहीं रहे हो, है ना। जेल से जब कोई वापस आता है, या मान लीजिए आप लोग नहीं गए हैं, आपके मोहल्ले में कोई गया हो, तो जब जेल से कोई वापस आता है और घर पे वो पहुंचता है बैठता है तो उसको पूरे मोहल्ले वाले आते हैं मिलने, है ना। मोहल्ले वाले इनको घेर लेते हैं ये दोनों को, हरिहर और बुक्का को, कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, आप लोग इस्लाम बन गए, इस्लाम बन गए, इस टाइप की बातें करने लगते हैं। तो इनको लगता है यार इस्लाम बन गए। और कहते हैं कुछ, कोई उसमें से कहता है कि अरे यार तुमने तो अपने पिताजी का नाम डुबो दिया, है ना, पिताजी का नाम खराब कर दिया। तो इन लोगों को लगता है बुरा। तो अब ये किसके पास जाएंगे, भाई जिनसे इनने विद्या ग्रहण की है बचपन से ही, है ना। तो विद्यारण्य के पास जाएंगे ये। विद्यारण्य से कहेंगे गुरुजी, ये इनके गुरु थे, कि गुरुजी हम लोगों को दोबारा से जो है सत्यनारायण की कथा करवाइए और हिंदू धर्म दोबारा मतलब परिवर्तित करवाइए। तो विद्यारण्य पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा गुरु था जिसने हरिहर और बुक्का को दोबारा से हिंदू धर्म में जो है एंट्री करवाई थी। तो वो करवाई थी विद्यारण्य ने, ये ध्यान रखना। तो ये कैसे याद रखोगे कि बचपन से जिससे विद्या वो लोग लेते थे, तो विद्यारण्य, ठीक है। विद्यारण्य ने इसको जो है हिंदू बनाया दोबारा, ठीक। अब विद्यारण्य से ये लोग कहते हैं कि भैया लोग हमसे बोल रहे हैं कि पिताजी का नाम खराब कर दिया। अब पिताजी का नाम क्या था इनके का, संगम, ठीक। तो संगम नाम था, तो इन्हीं के नाम पे ये लोग पहले वंश की स्थापना करते हैं विजयनगर में, संगम वंश की, ठीक है। यहां से चीजें समझ में आई। अब देखिए ये आ गए हम लोग संगम वंश पे। पहला वंश कौन रहा, संगम वंश। और दूसरा वंश कौन रहा यहाँ पे, सुलभ वंश। तीसरा रहा तुलुप वंश और चौथा रहा अराबेडु वंश। तो कैसे याद रखोगे आप लोग, सस्ता से याद रख लीजिए, SSTA, सस्ता। मतलब एस से क्या हो गया संगम वंश और एस से क्या हो गया सुलभ वंश या सालुब वंश इसी को बोलते थे, है ना।
टी से क्या हो गया तुलुक वंश, ए से हो गया अरावाडू वंश। या तो एक ये ट्रिक लगा लीजिए या फिर लगा लीजिए संगम सतुआ, है ना, संगम सतुआ, इससे हो जाएगा। देखिए संगम से तो हो गया संगम काल, सा से हो गया आपका सालुब वंश, और तू से हो गया आपका तुलुक वंश, और आ से हो गया अराबेडु वंश। ठीक, दोनों ट्रिक बहुत अच्छी हैं, आप कोई भी एक अच्छे से याद रख लीजिए। चाहो तो संगम वाली कर लीजिए या संगम सतुआ, और नहीं तो फिर ये कर लीजिए सस्ता। सस्ता में क्या रहेगा, एक चीज याद रखनी है आपको कि संगम वंश पहले आएगा। ठीक, इतनी चीज आपको याद हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। इतने इतने में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो इस वंश से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से पहला वंश कौन था विजयनगर साम्राज्य में, तो ये था संगम वंश। या फिर पूछा जाएगा कि आखिरी वंश कौन था, तो अरावेडु वंश। और फिर बात आती है कि भाई सिक्वेंस से लगाइए तो सस्ता लिख लेना है, ऐसे सस्ता लिखोगे तो सिक्वेंस भी लग जाएगा। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब देखते हैं कि क्या करना है इसमें। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि भैया दो वंश इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें डिटेल्स में पढ़ने हैं, और दो के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है क्योंकि उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं ज्यादा। तो दो कौन कौन से हैं वो, सबसे पहले संगम वंश, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे तुलुक वंश के में। तुलुक वंश में बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं आई, और अरावेडु वंश में भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं आई। चलिए तो देखते हैं समय को खराब ना करते हुए। तो देखिए जैसे ही जो दोनों भाई आते हैं तो दोनों भाई ही संगम वंश की स्थापना करते हैं। हरिहर बड़ा रहता है और जो है बुक्का छोटा होता है, तो हरिहर और बुक्का दोनों करते हैं यहाँ पे स्थापना। तो संस्थापक में दोनों का नाम आ जाएगा। ठीक है, संस्थापक कौन रहे, दोनों रहे। और उसके बाद ये हरिहर प्रथम जो है ये राजा की उपाधि लेगा और महाराजाधिराज की उपाधि लेगा, क्योंकि भैया नॉर्थ में देख के आया है ये, और नॉर्थ से वापस आएगा तो महाराजाधिराज की उपाधि लेगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब देखते हैं कि जो इसी समय के दौरान देखिए आप, इसी समय जो 51 तक रहा है, 1351 तक ये रहा है एमबीटी। ठीक, तो इसी के शासनकाल के दौरान एमबीटी खत्म हो जाएगा। एमबीटी जैसे ही खत्म होगा तो बुक्का को पहले पता चलेगा, तो बुक्का जाएगा किसके पास, हरिहर के पास, है ना। और हरिहर से कहेगा हरि ब्रो, ये जो एमबीटी साहब है ये तो निपट लिए, चचा हमारे निपट गए, है ना, क्योंकि भाई मुस्लिम तो ये भी रहे थे ना, तो चचा तो हो ही गया था वो इनका। तो कहते हैं हरि ब्रो चचा तो निपट गए। तो हरिहर कहता है चलो ठीक ही रहा है, अब हम लोग एकदम से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उसके ही सामने हम लोग मुस्लिम बने थे और जो है वो अब खत्म हो गए। तो उसके बाद अब हम लोग फ्री हो गए उस चीज से, तो अब संगम वंश बिल्कुल एकदम मुक्त हो गया। ठीक, अब देखते हैं बुक्का। तो बुक्का के लिए क्या आती है, ये कौन सी उपाधि लेता है, ये लेता है वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि लेता है। वेद मार्ग प्रतिस्थापक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि वेदों के मार्ग पर चलने वाला। ठीक है, क्योंकि भाई मुस्लिम बन के आए थे, अब हिंदू में चल रहे हैं तो वेदों के मार्ग पे तो चलना ही पड़ेगा, तो ये उपाधि भी वही लेता है, वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आप बता देना वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि ली थी। चलिए भैया आगे देखते हैं। इसने अपना जो है राज्य कहां से कहां तक कर लिया था, तो इसने कर लिया था तुंगभद्रा घाटी से दक्षिण में तमिल तक कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि बहमनी शासक जो आया ना, बहमनी शासक, क्योंकि देखिए अब यहीं पर स्टार्ट हो गई ना, जैसे ही यहाँ देखिए आप 1347 से बहमनी शासक भी यहीं पर स्टार्ट हो गया। तो वहां पर क्या चल रहा है देखा जाए तो तीनों जगह देख लेते हैं। दिल्ली में क्या चल रहा है, तो चल रहा है भैया साथ साथ में आपका तुगलक वंश। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर यहाँ पर क्या चल रहा है, कर्नाटक वाले एरिया में आपका विजयनगर साम्राज्य चल रहा है इस समय। ठीक है, और यहाँ पर जो महाराष्ट्र वाला इलाका है यहाँ पर क्या चल रहा है, बहमनी चल रहा है। तो ये तीनों साथ साथ चल रहे हैं और तीनों अपनी अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके समय पे जो बहमनी शासक था, बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम से हरिहर बुक्का का युद्ध होगा, और हरिहर बुक्का को वो कूट काट के चला जाएगा। और युद्ध किस चीज को लेकर होगा, तो ये होगा भैया रायचूर को लेकर स्टार्टिंग होगी, और इसमें बहमनी विजयी हो जाएगा। मतलब जो मोहम्मद शाह था ये कूट देगा बुक्का प्रथम को, तो बुक्का जो है, बुक्का में खूब मुक्का पड़े जाएंगे। ठीक है, देखते हैं जो रायचूर वाला एरिया है वो कौन सा है, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये वाला इलाका जो है ना बीच में, ये दोनों के जो जहाँ पे दोनों की सीमा लग रही है, ये वाला इलाका है रायचूर का। तो इसी को लेके दोनों के बीच जो है झड़प होती है, और इसमें बुक्का कूटा जाता है। चलिए बुक्का के बाद कौन आता है, देवराय प्रथम आता है। तो देवराय प्रथम के टाइम पीरियड पे क्या क्या चीजें हुई वो देख लेते हैं। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही देखेंगे, हम फालतू चीजें हम लोग नहीं देख रहे हैं। देखिए कुछ लोगों को ऐसा लगे कि फालतू चीजें यहाँ पे देखी जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी ये टारगेट बनाया जा रहा है और जो भी ये नोट्स है ये एकदम प्री को लेकर ही है, तो वही चीजें इसमें लिखी जाएंगी, फालतू की चीजें इसमें कुछ लिखी ही नहीं है कि जो कि आपको परेशान करे, है ना। चलिए देख लेते हैं तो फिर क्या होता है। देवराय प्रथम आ जाता है, और देवराय प्रथम के समय पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भैया इसके समय आया था निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी कहाँ से आया था, इटली से। अभी इनको बाद में जो जो आए ना एक लिस्ट बना के देख लेंगे,
तो उतना ध्यान अभी नहीं दीजिए, लेकिन अगर ध्यान आया है और याद है तो देवराय प्रथम। देखिए जो भी आएगा एक चीज याद रखना आप लोग, किसके समय पे ही आएगा। देखिए मैंने क्या कहा है, सुलभ वंश में कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, अरावेडु वंश में कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। तो जो भी जो बाहरी यात्री आएंगे, पुर्तगाल से आएंगे, ईरान से आएंगे या फारस से आएंगे, वो आएंगे या तो संगम वंश में आएंगे या तुलुप वंश में आएंगे। तो दो संगम वंश में आएंगे और दो तुलुप वंश में आएंगे। तो अभी हम लोग एक लिस्ट बना के बाद में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर साथ साथ देखिए चलिए। तो क्या है, देवराय प्रथम के समय पे कौन आया, निकोलो कॉन्टी। कहाँ से आया, इटली से आया, ठीक। फिर इसके टाइम पे क्या किया था, इसने बांध बनवाए थे खूब सारे देवराय प्रथम ने, और बांध बनवा के नहरों का वहां पे जो है विकास करवाया था। तो अगर पूछा जाए कि नहरों का विस्तार किसने किया है, तो देवराय प्रथम ने किया है। और फिर इसने तुर्क से धनुधर भी रखे थे अपने दरबार में, क्योंकि भाई लड़ाइयां होती थी। तुर्क से धनुधर कब रखे थे इसने, पहले क्या हुआ, बहमनी शासक आया फिरोज शाह, और फिरोज शाह ने इसको हरा दिया। देखिए मैंने बताया ना, बहमनी बराबर में साथ साथ चल रहे हैं और अपना अपना राज्य विस्तार चल रहे हैं, और रायचूर को लेकर इन दोनों के बीच में जो है लड़ाइयां स्टार्ट हो गई हैं। तो पहले तो बुक्का के समय पे हुई है एक लड़ाई, और दूसरी लड़ाई हुई है देवराय प्रथम के समय। अब देवराय प्रथम के समय कौन आएगा, तो वहां का बहमनी शासक है फिरोज शाह, और ये इसको हरा देगा। अब भैया हराया है तो क्या होगा, आज से पहले हम लोगों ने क्या देखा है, जब सेलुकस निकेटर जब आया था और वो हारने लगा था चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसने अपनी कार्नेलिया जो बेटी थी उसकी, उसको आगे कर दिया था शादी के लिए, ठीक है। तो उससे शादी हो गई थी। घनाराम जब हारा था तो उसने दुर्धरा को आगे कर दिया था, है ना। और यहाँ पर कल हम लोगों ने जो क्लास देखी थी सल्तनत काल में, तो देखा था कि जब रजिया सुल्तान हारने लगी थी तो उसने भी अल्तुनिया को फाइनली शादी का प्रस्ताव दे दिया था। तो जब देवराय प्रथम हारने लगा है और इसको लगा कि बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा, तो ये अपनी पुत्री का विवाह कर देता है फिरोज शाह से, ठीक है। और दहेज में क्या देता है, बांकापुर, वहीं पर एक क्षेत्र है लगा हुआ, रायचूर से लगा हुआ, वो क्षेत्र उसको दहेज में दे देता है। तो चलिए भैया फाइनली फिरोज शाह के बाद पास क्या आ गया, बांकापुर आ गया। लेकिन इतने में फिरोज शाह को ठंडक नहीं मिली, शादी हो गई तो वो अपनी पत्नी को चिढ़ाने लगा कि भाई तेरा बाप हार रहा था या पिताजी तेरे हार रहे थे तो मुझे बांकापुर दे दिया, क्या है बांकापुर में, दहेज में दे नहीं था तो कुछ बढ़ा देते। तो भाई रोज टॉर्चर करता था इसकी पत्नी को। तो पत्नी से बोलता है एक दिन गुस्से में कि जा अपने पिताजी से कह दे कि भाई हमें नहीं चाहिए ये राज्यपाल, हम तो फिर से लड़ाई लड़ेंगे। तो अच्छा ये आती है अपने पापा से, बोलती है देवराय से कि ये तो यार रोज टॉर्चर करता है और ऐसे ऐसी बात करता है, पापा क्या बात है, आप लड़ाई नहीं लड़ रहे क्या। तो ये कहता है अच्छा अब दूसरा युद्ध होगा, हो ही जाने दो। दूसरे युद्ध में फिरोज शाह को ये कूट देता है ढंग से कि ले मेरी बेटी को चढ़ाता था, ठीक है। तो दूसरा युद्ध जो हुआ इनके बीच में, फिरोज शाह इसमें हार गया, ठीक है। तो फाइनली जीता कौन, देवराय प्रथम। चलिए ये चीज हो गई। उसके बाद फिरोज शाह जब कुट गया होगा फिर तो उसने अपनी पत्नी को आराम से रखा ही होगा क्योंकि कूट गया था, है ना। चलिए अब आता है देवराय द्वितीय, सबसे महानतम शासक जो रहा है संगम वंश का, ये सबसे महानतम शासक यही रहा है, देवराय द्वितीय, ठीक है। इसको क्या कहते थे, गज बेटकर कहते थे। गज बेटकर इसको क्यों कहते थे, क्योंकि ये जो है ना हाथियों का शिकार करता था, ठीक। तो इसने एक तो यही उपाधि ली थी गज बेटकर, हाथियों का शिकार करने वाला, और एक ली थी इमामी उपाधि, दोनों उपाधियां इसकी थी। अगर पूछा जाए कि गज बेटकर और इमामी किसने उपाधि ली थी, तो वो ली थी देवराय द्वितीय ने। चलिए ये हो गया। फिर क्या होता है, इसके समय ईरान से आया था, कौन आया था, अब्दुल रज्जाक आया था इसके टाइम पे। तो ये द्वितीय में हो गया। पहले देवराय प्रथम के समय पे कौन आया, निकोलो कॉन्टी, और कहां से आया था, इटली से। और इसमें देवराय द्वितीय के टाइम पे कौन आया, ईरान से आया, और कौन आया, अब्दुल रज्जाक, ठीक है। तो आर से आर तो मिला ही लोग कम से कम यार, ईरान में भी आर आ रहा है और रज्जाक में भी आर आ रहा है। या फिर इसकी कुछ और ट्रिक देखेंगे, अभी सिक्वेंस में देख लेंगे। चलिए फिर क्या है, अपने सिंहासन के पास ये क्या रखता था, गीता और कुरान रखता था। तो ये सब धर्मों को थोड़ा थोड़ा तवज्जो देता था, गीता और कुरान रखता था, क्योंकि नॉलेज अगर किसी को लेनी है तो वो सभी धर्मों से लेगा थोड़ा थोड़ा। जैसे वो था अशोक, अशोक भी क्या था, बौद्ध धर्म को मानता था। उसका पिता कौन था, जो बिंदुसार था वो किसको, आजीवक संप्रदाय को मानता था। उसका पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो बौद्ध संप्रदाय को मानता था। तो ये सारे धर्मों से जो है ना ये लगाव रखता था कौन, अशोक। क्योंकि उसमें अपन को मिला है, जब हम लोग अशोक को पढ़ रहे थे तो देखा है कि वो भी सभी धर्मों को बराबर से मानता था, बौद्ध धर्म को वो ज्यादा मानता था। चलिए फिर कौन आता है इसके बाद, देवराय द्वितीय के बाद आता है मल्लिकार्जुन। इसके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन बना था, मैंने देखा था पीवाईक्यू में, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया। मल्लिकार्जुन को क्या कहते हैं, पूर्ण देवराय, ये बूढ़ा देवराय कहते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बूढ़ा था, इसलिए इससे एक क्वेश्चन बना दिया था मल्लिकार्जुन से। फिर आया विरूपाक्ष, और इसी के समय पे जो है पतन स्टार्ट हो गया संगम काल का। और विरूपाक्ष इसका क्या था, अंतिम शासक था संगम काल का। और शालुभ नरसिंह इसको मार देता है। शालुभ नरसिंह मार के फिर कौन सा वंश लाता है, शालुभ वंश, क्योंकि इसके नाम में ही शालुभ है। नरसिंह याद करना है, देखिए दो नाम के नरसिंह मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा नरसिंह शालुभ में,
और एक मिलेगा तुलुभ में। तो इसका भी संस्थापक जो है वो सालुभ लग जाएगा, इसमें लग जाएगा तुलुभ, और दोनों का नाम क्या है, नरसिंगी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संगम वंश का संस्थापक, तो हरिहर बुक्का सबको पता रहता है, सबको ही पता होगा ये, ठीक है। तो सालुभ वंश का आता है तो सालुभ लगा दीजिए फिर नरसिंह, तुलुभ वंश का आता है तो तुलुभ लगा दीजिए फिर नरसिंह, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो शालोब वंश में बहुत ज्यादा चीजें ना पूछी गई है ना हम लोगों को पढ़ना है, बस इतना जान लीजिए कि संस्थापक कौन, शालोब नरसिंह, और लास्ट में इम्माड़ी आया और इम्माड़ी नरसिंह तुलुभ ने इसकी हत्या कर दी। तो अब तुलुभ वंश का संस्थापक कौन आएगा, तुलुभ वंश हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए देखिए ये वाला क्षेत्र मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ये ऊपर था ये वाला बहमनी, और नीचे वाला भी क्या है यहाँ पे विजयनगर, और बीच वाला एरिया क्या है, रायचूर। तो ये पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अब ज्यादा इसको क्या ही देखना है, ठीक है। चलिए तुलुभ वंश में क्या देखा, इसका संस्थापक कौन है, नरसिंह तुलुभ, ठीक, इतना याद रहेगा। ये जो देखिए ये जो है पुर्तगाली था जो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से व्यापार करता था नरसिंह तुलुभ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्मोड़ा से व्यापार किसका चलता था, तो तुलुभ वंश में चलता था नरसिंह तुलुभ का, ठीक। अब आ गया इसके बाद कृष्ण देव राय, और कृष्ण देव राय रहा है 1509 से 1529 तक। अब देखिए इसकी उपाधियां भाई साहब, उपाधियां तो इसने ऐसे ली हैं जैसे कि बहुत शानदार। देखिए आंध्र भोज इसको कहते थे, आंध्र पितामह कहते थे, यवन राज स्थाना स्थापनाचार्य भी इसको कहते थे। तो तीनों याद रहेंगे आपको, आंध्र भोज, क्योंकि आंध्र तक इसका क्षेत्र लग गया था इस समय पे, ठीक है। तो आंध्र भोज भी कहते थे, और फिर आंध्र पितामह भी कहते थे इसको कृष्णदेव राय को, और यवन राज स्थापनाचार्य भी इसको कहते थे, ठीक है। इसके समय पे क्या होगा, बीदर के शासक महमूद शाह को ये पराजित कर देगा। देखिए जो हम लोग इससे पहले देख चुके हैं, बुक्का भी हुआ था, हार गया था, और उसके बाद कौन हार गया था, देवराय प्रथम भी हार गया था। लेकिन अब जैसे ही तुलुभ वंश आया और कृष्ण देव राय आया यहाँ पे, तो इसने किसको हरा दिया, बीदर के महमूद शाह को पराजित कर दिया आते ही, ठीक है। और अल्बुकर्क से इसका व्यापार चलता था, जैसे नरसिंह तुलुभ का किससे चल रहा है, अल्मोड़ा से चल रहा है। तो कृष्ण देव राय के बारे में अगर पूछा जाए तो जो पुर्तगाली था, पुर्तगाली अल्बुकर्क, उससे इसका व्यापार चलता था, ठीक है। चलिए ये पॉइंट भी देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी इसका जिक्र किया है, किसका जिक्र किया है, बाबरी में जो इसका था ना, तो इसका किया है कृष्णदेव राय का, ठीक है। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी तो जो कि बाबरी, उसमें किया था कृष्णदेव राय का जिक्र। तो इस समय का ये प्रतापी राजा था, ठीक। अब चलिए आगे बात करते हैं इसकी, कृष्णदेव राय की जो केडीआर है, केडीआर की बुक्स कौन कौन सी हैं। एक तो मिलेगी आपको आमुक्त माल्यद, जो कि तेलुगु में है, क्योंकि तेलुगु बोली जाती थी यहाँ पे, हमने देखा था विजयनगर में तेलुगु बोली जाती थी। और एक आपको मिलेगी जामवती कल्याणम संस्कृत में। ये दोनों किताबें याद रखना, दोनों में पीवाईक्यू में पूछ ली गई हैं, आप लोगों ने भी पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, तो ये दोनों बुक्स मिली होंगी आपको। एक आमुत माल्यद तेलुगु में थी, जामवती कल्याणम संस्कृत में थी। और जो आमुत माल्यद थी, आमुक्त माल्यद जो थी वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसकी तुलना होती है, क्योंकि ये भी यहाँ के राजनीति के बारे में लिखी गई है, ठीक है। केडीआर के समय, केडीआर बोले तो कृष्णदेव राय के समय, ठीक। चलिए ये हो गया। अब देख लेते हैं जो नांगलपुर शहर था, ये किसने बसाया था, तो नांगलपुर जो शहर था वो भी कृष्णदेव राय ने बसाया था। और ये क्यों फेमस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इसने विट्ठल स्वामी मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है। तो कौन सा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, ठीक। ये हो गया। इसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पर कि रायचूर को पूरी तरह से जीत लिया था और वारंगल को भी जीत लिया था। जो रायचूर वाला एरिया था ना 10 साल के दौरान, ये देखिए बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहा है, ये कितना रहा है 1509 से 1529 तक, इसी में 10 साल के दौरान इसने ये रायचूर वाला जो एरिया है बीच में जो हम लोगों ने देखा था, ये रायचूर वाला एरिया भी जीत लिया था, और यहीं पर वारंगल भी था, वारंगल भी जीत लिया था, ठीक। ये पूरा एरिया इसने जीत लिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो रायचूर वाला एरिया है पूरी तरीके से किसने जीत लिया था, तो एक केडीआर ने जीत लिया था। चलिए भैया आगे बात करते हैं। तेलुगु भाषा में 8 विद्वान आए थे, ठीक है। तेलुगु भाषा में जो 8 विद्वान आए थे इसी के समय पे आए थे, और उनको क्या कहा जाता था, अष्ट दिग्गज। तो किसके समय पे आई, ये केडीआर के समय पे। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्य लग रहा है मुझे अभी तक में, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा पॉइंट अभी तक क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाने के चांसेस भी रहेंगे। तो जो अष्ट दिग्गज थे तेलुगु भाषा के, वो कहाँ पे रहेंगे, तो इसी के टाइम पीरियड में रहेंगे केडीआर के समय, ठीक है। चलिए भैया बात करते हैं, अष्ट दिग्गज से बात हुई है कि और कहाँ कहाँ पे ऐसी बात हुई है। तो अष्ट दिग्गज तो हो गए, तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे वो। और अष्ट प्रधान मिलेंगे आपको जब आप शिवाजी पढ़ोगे, वहां पे 8 मंत्री थे शिवाजी के, ठीक है, वो हो गए। फिर अष्ट छाप भी मिलेंगे आपको, कृष्ण कृष्ण के 8 भक्तों का समूह था, इसको कहते थे अष्ट छाप। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान और अष्ट छाप। अष्ट दिग्गज क्या, तेलुगु भाषा के 8 विद्वान, और अष्ट प्रधान क्या थे, तो शिवाजी के 8 मंत्री थे, और अष्ट छाप क्या थे, तो कृष्ण के 8 भक्तों का समूह था। चलिए भैया ये देख लिया। अब अष्ट दिग्गज में से क्या आठों के आठों बहुत ज्यादा बड़े विद्वान होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें से कुछ ज्यादा विद्वान थे जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, उनको मैंने यहाँ पर रख लिया है। चलिए तो पहले तो याद कर लीजिए आप,
अलसी पेडन्ना। अलसी पेडन्ना कौन थे? ये तेलुगु भाषा का इनको पितामह कहा जाता था। और उनकी रचनाएं कौन सी थी? एक थी हरि कथा और एक थी मनुचरित। ठीक है, इतना याद रहेगा। और दूसरे कौन थे यहाँ पे? तेनालीराम। तो इन दोनों को याद रखना, तेनालीराम और अलसी पेडन्ना। ठीक, ये याद रहेगा। चलिए फिर इसके बाद कौन आया? ये तो सबसे प्रतापी राजा था ही, केडीआर। इसके बाद आया अच्युत देव राय। ठीक है, अच्युत देव राय के समय एक अधिकारी चुना गया। ये अच्युत देव राय जो था, ये भोला इंसान था, मतलब सीधा था, ज्यादा तेज नहीं था। और इसके समय पे जो एक अधिकारी चुना गया, महामंडलेश्वर, ये बहुत भ्रष्ट अधिकारी था। और इसने क्या क्या किया? पूरे राज्य में जो है भ्रष्टाचार फैला दिया। भ्रष्टाचार से क्या हुआ? राज्य कमजोर हो गया, है ना। तो कमजोर हो गया। अब कौन कमजोर हो गया यहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद फिर इनका आया एक सदाशिव राय। अच्युत देव राय के बाद आया सदाशिव राय। इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सेनापति कौन था, क्योंकि इसका सेनापति की ही चर्चा यहाँ पर होती है। सदाशिव राय बहुत भोला इंसान था, शिव से भोला याद कर लीजिए, है ना, भोला याद आ जाएगा आपको। तो राम राय, राम राय कौन था? इसका सेनापति था। और ये बहुत अत्यधिक प्रभावी था और कूटनीतिज्ञ भी था। ठीक है, ये इसकी सदाशिव राय की कभी सुनता ही नहीं था। सदाशिव राय से उसको कोई मतलब ही नहीं था, बस सदाशिव राय बैठा हुआ था राजा के रूप में, और वो सेनापति के रूप में पूरा काम करता था, जो करना होता था वो करता था। तो ये कूटनीतिक था। तो इसने फिर क्या सोचा यहाँ पर, क्या कूटनीति फैलाई, ये थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं मैप बना के कि ये क्या कूटनीति फैलाना चाह रहा था। ये चाह रहा था कि बहमनी साम्राज्य को कमजोर किया जाए, क्योंकि बहमनी साम्राज्य इसके बिल्कुल बगल में है, बगल में था। और वो क्या कर रहा था? अपनी शक्ति लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। तो चलिए इसको देख लेते हैं, साउथ का थोड़ा सा मैप बना लेते हैं, है ना। और फिर उस उधर ही समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है हमारा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, और ऊपर लगा हुआ है इसका जो है बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र वाला एरिया है। अब इसमें ये क्या करना चाहेगा, इस जब 5 भागों में ये बटेगा ना, 1 2 3 4 और 5 भागों में, जब 5 भागों में बटेगा, तो ये सोचेगा कि एक एक करके इनको जो है सबको आपस में लड़वाया जाए, और लड़वाने के बाद इन पे राज कर लिया जाए, और एक दिन इनको पूरा अकेले ही जीत लिया जाए। तो ये किसकी नीति थी? राम राय की थी। इसने सबको हरवाया भी, लेकिन बरार जो था ना, बरार को ये नहीं हरवा पाया, क्योंकि बरार की सीमा इससे दूर थी, वो नॉर्थ की ओर था बरार। ठीक, और बाद में इन सबको पता चल गया कि ये हमें लड़वा रहा है आपस में। इसकी कूटनीति जो है यहाँ पे फैल हो जाती है। तो फैल होते ही फिर क्या होता है? तो फिर इनके बीच होगा तालीकोटा का युद्ध। आप लोगों ने सुना होगा तालीकोटा का युद्ध। इसी को कहते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध, या इसी को कहते हैं रक्षसी तंगड़ी का युद्ध। ये तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो समझ लेना ये तालीकोटा युद्ध की बात ही हो रही है। और ये कब हुआ? 1565 ईस्वी में। ये पूछा भी गया है पीवाईक्यू में, आप लोग देखोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई, अब ये लोग जो है ना, चारों जो संघ हैं, एक साथ विजयनगर पे हमला कर देंगे, एक साथ, बस बरार को छोड़ के। इसमें बरार शामिल नहीं होगा, क्योंकि बरार कहेगा भाई हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो नॉर्थ में है और साइड में है। ठीक, तो बरार इस पे कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन चार एक साथ बन के क्या आएंगे? मुस्लिम संघ बनाएंगे। कौन कौन मुस्लिम संघ बना लेंगे? तो एक तो गोलकुंडा बना लेगा यहाँ पर, और एक बना लेगा बीदर बना लेगा, और बीजापुर बना लेगा, और एक अहमदनगर बना लेगा। तो ये चारों जो है ना, एक बढ़िया ग्रुप बनाएंगे मुस्लिम संघ, और जो है राम राय को हरा देंगे और राम राय को मार भी देंगे यहाँ पे। ठीक है, राम राय तो मर गया, लेकिन अभी भी कौन बचा है? सदाशिव राय तो अभी भी जिंदा बचा है। ये तो भोला आदमी था, हम लोगों ने सबसे भोला याद किया ना, भोला आदमी था ये, कुछ करता नहीं था। फिर ये सेनापति चुनेगा किसको? तिरुमल को। और तिरुमल ही जो है सदाशिव राय की हत्या कर देगा एक दिन, ऐसे ही गुस्से में आके हत्या कर देगा। और फिर यहाँ से कौन सा वंश आ जाएगा? अराबेडु वंश। तो अराबेडु वंश जो आएगा 1570 से 1652 तक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था तिरुमल। इतना याद रखना है, क्योंकि तिरुमल इसका सेनापति भी था सदाशिव राय का, और इसने इसको मार दिया था। और श्रीरंग तृतीय जो था वो इसका अंतिम शासक था। तो ये देख लिए हमने जो है विजयनगर के सारे वंश कौन कौन से देखे। सबसे पहले देखा था हमने, सस्ता से याद किया था, और संगम वंश, है ना। संगम वंश में देखा था हरिहर को, बुक्का को देखा। फिर देखा देवराय प्रथम को, निकोले कॉन्टी इसी के दरबार में आया था। फिर देखा देवराय द्वितीय को, अब्दुल रज्जाक इसी के दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद फिर देखा हमने विरूपाक्ष, लास्ट जो शासक था इसको, और सुलभ नरसिंह ने इसी को मार दिया, और सुलभ नरसिंह आ गया यहाँ पे, और सालो वंश। ठीक, फिर देखा तुलुप वंश, तुलुप वंश में क्या देखा? नरसिंह तुलुप को देखा। ठीक है, इसका सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? कृष्णदेव राय, जो कि केडीआर के नाम से हम लोगों ने इसको याद किया है। अल्बुकर्क से इसके व्यापार चलते थे, और आंध्र भोज और आंध्र पितामह जैसी इसने बड़ी बड़ी जो है वो ली है ना। इसके बाद इसकी किताब पढ़ी है अमूल्य माल्यद और जामवती कल्याणम। ठीक,
ये इसके बाद देखा हम लोगों ने कि लास्ट में आया सदाशिव राय, और सदाशिव राय के टाइम पे कौन था सेनापति, तो सेनापति राम राय था, और ये बहमनी साम्राज्य को कमजोर करना चाह रहा था, इसलिए कूटनीति ज्यादा फैला रहा था, और इसी को लेकर हो गया यहाँ पर तालीकोटा का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध या फिर रक्षसी तंगड़ी का युद्ध। ठीक, इतना देख लिया। फिर आया अरावेडु वंश और तिरुमल ने इसकी संस्थापक इसका तिरुमल बना, पर ये हो गया। अब देखते हैं भैया हम इसकी शासन व्यवस्था, विजयनगर की शासन व्यवस्था से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो बार पूछा गया है तो फिर मैंने सोचा कि इसके पॉइंट लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो हम करने में कम से कम सक्षम तो रहे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन बना था कि नायकार व्यवस्था क्या होती है। नायकार व्यवस्था से क्वेश्चन आपका पूछा गया था पीवाईक्यू में, ठीक है। तो नायकार व्यवस्था होती है कि अपने राजा राजा जो है वो अपने जागीरदारों को एक निश्चित भूमि दे देता था, और उस भूमि को क्या कहते थे, अमरन कहते थे, ठीक है। और भूमि का स्वामी क्या कहलाता था, नायकार कहलाता था। जो जो अमरन भूमि दी जाती थी जिसको, और जो उसका स्वामी बनता था उसी को नायकार कहा जाता था। और यही नायकार क्या करता था, राजा को प्रति वर्ष राजा को एक राशि भी देता था, और राशि के साथ साथ क्या करता था, जब युद्ध होता था तो युद्ध में वो अपनी सहायता भी राजा को देता था, तो युद्ध में सहायता भी देता था। ये था नायकर व्यवस्था। एक पूछी गई थी वहां पर आयंगार व्यवस्था। तो आयंगार व्यवस्था थी 12 प्रशासनिक अधिकारियों का एक समूह होता था, उसको कहते थे आयंगार व्यवस्था। ठीक, फिर देखते हैं प्रशासन क्षेत्र के बारे में, समझते हैं कौन कौन सा। सबसे ऊपर होता है मंडल, जिसको प्रांत कहते हैं, ठीक है। मंडल तो भाई हमारे यूपी में भी मंडल है, ठीक। तो मंडल समझने में ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही होगी। फिर इसके बाद आता है कोट्टम और बलनाडु, जिसको जिला कहते हैं। तो भाई जे भी समझ में आ गया, डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो होता है कोट्टम या बलनाडु। फिर होता है नाडु। नाडु क्या होता है भाई, एक तरीके से मान लो ये कि जिला हो गया, ये सॉरी वो ब्लॉक हो गया है ना, तो ब्लॉक। और फिर मेला ग्राम होता था, मेला ग्राम मतलब 50 ग्रामों का समूह होता था, और सबसे नीचे होता था उर होता था ग्राम, ठीक है। तो उर सबसे नीचा ग्राम पे, ठीक है। और मंडल सबसे ऊंचा, तो ये इसे कहते थे प्रांत। ठीक, ये चीज याद हो गई। फिर एक पूछा जाता था कि भाई उस समय लगान क्या थी, जब ये विजयनगर साम्राज्य चल रहा था उस समय की लगान क्या थी। तो पैदावार जितनी होती थी ना उसका 1/6 भाग लगान के तौर पे सबको देना होता था। तो ये लगान पूछ लिया जाता है, इसको याद करना। सिक्का उस समय पे कौन से चलते थे, बरहा और तार। बरहा जो सिक्का था वो सोने का था, और तार जो था वो चांदी का था। तो ठीक है, सोने और चांदी दोनों के सिक्के वहां से मिलते थे, बरहा और तार। फिर सेट्टी या चिट्टी क्या होते थे, तो ये व्यापारी वर्ग का एक समुदाय होता था जिसको सेट्टी या चिट्टी कहते थे। चलिए ये हो गया। फिर क्या हुआ, वीर पांचाल। वीर पांचाल किसे कहते थे, दस्तकार वर्ग होता था, इसको वीर पांचाल कहते थे। इतनी चीजें आपको याद हुई कि नहीं हुई। चलिए अब देख लेते हैं यात्री से संबंधित प्रश्न, जो यात्री से संबंधित पूछा जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, सस्ता, है ना। तो सस्ता में क्या देखा था कि सबसे पहला जो संगम वंश था इसमें आया होगा कोई, और तुलुप वंश था, क्योंकि यही दोनों पावरफुल जो वंश थे वो थे। बाकी ना तो कोई सालोप वंश में आया होगा और ना कोई अराबेडु वंश में आया होगा। तो संगम वंश जो था इसमें दो जो जो वो थे विदेशी थे वो आए, और जो तुलुप वंश था उसमें भी दो विदेशी आए, ठीक है। कौन कौन से आए, तो देखिए ये है संगम वंश और ये भी है संगम वंश। देवराय प्रथम संगम वंश का ही था, देवराय द्वितीय भी संगम वंश का था, ठीक। तो इसके समय पे कौन आया, देवराय प्रथम के समय आया निकोलो कॉन्टी, और ये कहां से आया था, कॉन्टी और इटली। टी जहां पे ये खत्म हो रहा वहीं से ये शुरू हो रहा टी से, है ना, इटली। इटली में भी टी आ रहा और निकोलो कॉन्टी में टी आ रहा, तो कॉन्टी इटली, ठीक, याद रहेगा। और कब, देवराय प्रथम के टाइम पे, ठीक है भैया, ये हो गया। सेकंड क्या है, देवराय द्वितीय, ये भी कौन सा वंश, संगम वंश। और इसके टाइम पे कौन आया, अब्दुल रज्जाक। और कहां से आया ये, फारस से, फारस से, या फिर आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे ईरान से, ठीक है। तो फारस से आया, तो इसमें भी देखिए रा आर से आर मिलाया मैंने मैंने तो भाई ऐसे ही याद किया है। और जब ये यकीन मानिए आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, इतना ही आपको याद रहेगा कि टी से टी, या तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ही समझ लेते हैं कि भैया क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो या तो ये पूछेगा देश, ठीक, कि निकोलो कॉन्टी कौन से देश से आया था भारत, तो या तो देश पूछेगा तो आप बता देंगे इटली, ठीक, ये तो सरल है, टी से टी मिलाया तो ये तो देश तो याद हो गया। फिर आएगा कि अब्दुल रज्जाक कौन से देश से आया, तो फारस से आया, या फिर ईरान लिख लीजिए यहाँ पे, ईरान से आया। तो यहाँ पे आर से आर मिला लीजिए, ये हो गया। अब शासनकाल हमको याद रखना है कि दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निकोले कॉन्टी किसके टाइम पीरियड में आया, तो वो आया था देवराय प्रथम के समय में। या फिर पूछा जाएगा कि अब्दुल रज्जाक किसके टाइम पीरियड में आया, तो वो आया देवराय द्वितीय के में। और इनका वंश कौन है, तो इनका दोनों का वंश है संगम काल, ठीक है। संगम वंश जो है वो है, ठीक है। इतना देख लिया, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं, ये दोनों है तुलुप वंश से, ठीक है, तुलुप वंश। तो ये देख लेते हैं, जो अच्युत देवराय है उसके टाइम पे आया नूनीस। और नूनीस कहाँ से आया, ये जो तीनों आए ना, जो तुलुक वंश में तीनों आए, तो ये आएंगे तीनों के तीनों आपके
पुर्तगाल से, तो ये टी से टी मिला लीजिए, तुलुप वंश और पुर्तगाल। ठीक, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है कि कहाँ से आए भाई, याद तो रखना ही पड़ेगा ना कहाँ से आए, तो तुलुप वंश में जो भी आएगा वो आएगा पुर्तगाल से। तीन आए, तीनों के तीनों पुर्तगाल से आए। चलिए देख लेते हैं कैसे। अच्युत देव राय के समय कौन आया, नूनीज आया था। ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब कृष्ण देव राय जो था इसके टाइम पे दो आए, एक ही नाव से आए थे ये दोनों, इसलिए देखिए ये भी 1515 में आया और ये भी 1515 में आया। डोमिंगो पायस आया पुर्तगाल से और बारबोसा आया। तो अब याद हो जाएगा, नूनीज आया अच्युत देव राय के समय पे और कृष्ण देव राय के समय पे आए दो, डोमिंगो पायस और बारबोसा। ये तीनों आए पुर्तगाल से, और इससे पहले सबसे पहले आया था इटली से और फारस से। अब जहां तक है याद हो गया होगा ये, है ना। याद हो जाए तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है याद करके। ठीक, क्योंकि एक ही जगह लिखने से ना चीजें सरल हो जाती हैं। अब आता है बहमनी साम्राज्य, और अब हम लोग देखते हैं बहमनी साम्राज्य। अब बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र तो आपको दिख ही गया होगा, क्योंकि वो मैप में बार बार देख लिए हम लोगों ने चीजें। तो बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र क्या है यहाँ पे, वो है महाराष्ट्र वाला एरिया। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका संस्थापक कौन है, तो हसन गंगू जो था ना इसका संस्थापक था। और राजधानी हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसकी राजधानी इसने क्या बनाई थी, गुलबर्गा बनाई थी। ठीक है, और इसने मतलब हसन गंगू तो नाम था इसका, लेकिन इसने किस नाम से जो है जो बन के बैठा था ये, तो उसने नाम रखा था अपना अलाउद्दीन हसन बहमद शाह। तो नाम वैसे पूछा नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया भैया कि कहीं पूछ ले, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह। इतने बड़े बड़े नाम तो रखते हैं, हसन गंगू तो फिर भी याद हो जाएगा, है ना। चलिए, फिर इसके बाद आया मोहम्मद शाह प्रथम। तो मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। मोहम्मद शाह प्रथम ने किसको कूटा था, मुक्का प्रथम को कूट दिया था ना, मुक्का मार मार के कूट दिया था मोहम्मद शाह ने। ठीक, और बारूद का पहली बार प्रयोग इसी युद्ध में किया था इसने। मुक्का जो बुक्का था उसको कूटते समय उसने बारूद का प्रयोग भी किया था। चलिए, फिर इसके बाद आया फिरोज शाह। फिरोज शाह ने क्या किया था, देवराय प्रथम को कूटा था और इसकी लड़की से शादी भी की थी, है ना। और लड़की को रोज ताना मारता था कि तेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया, तो फिर लड़की ने अपने पिताजी से कह के इसको दोबारा कटवा दिया था। तो वो कौन था, फिरोज शाह। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। फिर आया सिहाबुद्दीन, तो इसको कहते थे संत अहमद। तो सिहाबुद्दीन को क्या कहते थे, संत अहमद। तो वहां साउथ में हम लोग अभी तक किसी का नाम संत से तो पढ़े नहीं, तो भैया सिहाबुद्दीन को ही पढ़ लीजिए, एस से एस मिला लीजिए, मतलब संत अहमद सिहाबुद्दीन को ही कहा है। एक ही इंसान को कहा है संत, अब ज्यादा को तो कहा नहीं है जिससे कि भाई हम लोगों को कंफ्यूजन हो। सिहाबुद्दीन को कहा है, तो ये याद हो जाएगा, एस से एस मिलाइए। और इसने गुलबर्गा से राजधानी हटा के कहाँ कर ली थी, बीदर। ये पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने लिख दिया कि बाई चांस कहीं पूछ ले। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद क्या आया, अलाउद्दीन हुमायूं शाह। जो अलाउद्दीन हुमायूं शाह था ना, ये बहुत क्रूर था। ये मतलब छोटी सी भी गलती पे बड़ी से बड़ी सजा दे देता था, तो इसको क्या कहते थे, क्रूर। इसी चक्कर में कहते थे क्रूर और जालिम हुमायूं, है ना। ये हुमायूं वो वाला नहीं है, ध्यान रखना। ये हुमायूं जो मतलब बाबर के बाद जो आया वो वाला हुमायूं नहीं है, ये तो साउथ वाला है। और कौन सा, बहमनी वाला हुमायूं है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता था, क्रूर भी कहा जाता था, जालिम हुमायूं भी कहा था, दक्कन का नीरो भी इसी को कहा जाता था। देखिए, लेकिन एक चीज अच्छी थी इसके साथ, ये मतलब क्रूर तो इसलिए कहा जाता था कि इसके दरबार में अगर छोटी सी भी गलती, मान लीजिए सब्जी में तेल ही ज्यादा हो गया या छौका ही लग गया तगड़ा वाला, तो ये कान कटवा देता था इंसानों के, इतना क्रूर था। या उंगलियां कटवा देता था, कुछ ना कुछ करता था। मतलब कुछ गलती किसी से हुई है तो कुछ ना कुछ हानि होनी है, इसके द्वारा कुछ ना कुछ सजा दी जाएगी उसको। तो अलाउद्दीन हुमायूं शाह जो था उसको क्रूर और जालिम हुमायूं और दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। लेकिन जो सेना नायक था इसका, महमूद गवा, ये पूरा शासन संभालता था उस समय, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था। और ये बहुत अच्छे से शासन चलाया इसने। ठीक, नो डाउट कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। चलिए, फिर आया कलीमुल्ला। और कलीमुल्ला के समय पे ही जो मेहवनी साम्राज्य है वो बिखर गया, और यहाँ से बट जाएगा ये पांच वंश में। ठीक है, पांच वंश हम लोगों ने शुरू में ही देखे थे ना, कि बहमनी जो शासक है वो पांच, जो बहमनी साम्राज्य पांच शाखाओं में बटेगा। तो वो पांच शाखाएं कौन कौन सी हैं और उनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए, पांच शाखाओं में कैसे बटा, ये हमने पहले ही देख लिया है। देखिए, ये वाली शाखा जो थी ये अहमदनगर हो गया। ठीक है, और ये हो गया, क्या हो गया, गोलकुंडा हो गया। ऊपर वाला इलाका था बरार, जो कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा में इसी बरार ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, और जो मुस्लिम संघ बना था वो उसमें भी इसने हिस्सा नहीं लिया था। मुस्लिम संघ में किसे किसने हिस्सा लिया था, तो एक तो ये अहमदनगर हो गया था, एक गोलकुंडा हो गया था, एक जो बीच वाला पार्ट है ये बीदर, है ना, ये इसने ले लिया था। और एक ले लिया था बीजापुर ने। तो ये वाला इलाका जो पूरा था ये था बहमनी, और इसके नीचे तो फिर विजयनगर था ही, है ना। इतना देख लिया। चलिए, अब आगे देखते हैं कि बहमनी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, ये वाली लिस्ट आप लोग याद रख लीजिए, इससे ही बेईमानी में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो राज्य जैसे मान लीजिए, राज्य राज्य से पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि उसका संस्थापक है, कौन से राज्य का कौन सा संस्थापक है। फिर पूछा जाएगा वंश, की कौन से वंश से संबंधित है। और वर्ष तो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने ये एक डिटेल्स के लिए लिख दिया कि कौन सा पहले बना कौन सा बाद में बना। तो सबसे पहले बना बीजापुर। यहाँ पे बीजापुर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि भैया बीजापुर का संस्थापक कौन था आदिल शाह, और इसका वंश कौन था आदिल शाही। जो नाम होगा वंश उसी के नाम पे ही होगा। तो अब याद कैसे रखेंगे बात करते हैं। देखिए कोई भी बीज ले लीजिए आप, मान लीजिए आपने ले लिया मटर का दाना, है ना, मटर का दाना ले लीजिए। अब ये आधा किया जा सकता है ना, बीज को आप इतना बीज ले लीजिए, पहले बीज से लिया क्या कर दीजिए, अब इसको आधा कर दीजिए, तो मटर का दाना हो गया, ये आधा हो गया, है ना, ये हो गया आधा। तो आधा से क्या हो जाएगा आदिल शाह, याद रहेगा ना, यूसुफ आदिल शाह। जब आदिल शाह याद हो जाएगा तो यूसुफ आप अपने आप लिख लोगे, और इसका वंश क्या हो जाएगा आदिल शाही। इसी से हो गया एक याद। अब दूसरा देखते हैं, हो गया ना बीजापुर। बीजापुर हमने क्या लिया, बीज लिया और इसको आधा आधा कर दिया, तो आधा से क्या हो गया आदिल शाह। ठीक, ये हो गया हमें याद। अब सेकंड वाला क्या है अहमदनगर, तो इसको याद करना उतना टफ नहीं है, क्योंकि इसका जो संस्थापक था वो इसी के नाम पे था, मलिक अहमद। ठीक, और इसका जो वंश था वो निजाम शाही था। ठीक, अहमद मलिक का जो अहमद था, अहमद कौन था, नमाज पढ़ने जाता था अहमद, है ना, कहाँ जाता था नमाज पढ़ने, तो निजाम शाही। ठीक है, ये भी याद हो गया। ये कब हुआ 1490 में। अब देखते हैं बरार। अब देखिए बरार का मैंने सिर्फ बर लिया है, यहाँ पे क्या लिया है बर, बर आप भी ले लीजिए, बर लिया। ठीक, बर के बाद क्या, इमाद को पढ़िए दामाद, बर जो होगा वो किसी का दामाद तो बनेगा ना भाई, दामाद बनेगा, तो इसी से हमारी ट्रिक बन गई। बर से क्या दामाद, दामाद को आप इमाद को दामाद पढ़िए। बर जहां भी बरार दिख जाए उसको मान आप पढ़ना बामाद, जो दामाद है दामाद शाह, है ना, और इसका वंश क्या हो गया दामाद शाही। तो इमाद शाह और इमाद शाही, अब ये भी याद हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा, गोलकुंडा को कैसे याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए गोलकुंडा। अब देखिए गोल का पहले गोल ही याद रखिए, गोल याद रखने से क्या होगा, देखिए गोल रखिए, और कुतुब शाह का क्या याद रखना है यहाँ पर आपको, सिर्फ कुतुब याद रखिए, कुतुब। अब कुतुब शाह की जगह मीनार कर लीजिए इसको, है ना, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कैसी थी, गोल थी कि नहीं थी भाई, आप खुद ही बता दीजिए। कुतुब मीनार जो बनी थी ऐसी बनी थी, तो ये गोल गोल थी कि नहीं थी, गोल गोल थी। तो भाई गोलकुंडा कुतुब मीनार, है ना, कुतुब मीनार से हो जाएगा कुतुब शाह, और कुतुब शाह से हो जाएगा कुतुब शाही वंश। बताइए ये भी याद हो गया कि नहीं हो गया। अब बचा है लास्ट, लास्ट कौन सा बचा है बीदर। बीदर बचा है, तो बीदर को हम लोग क्या कर लेंगे, बीदर को कर लेंगे भैया उल्टा कर लो इसके, आगे पीछे शब्द कर लो। बीदर हुआ तो बरीद, और बीदर हुआ तो बरीद। बताइए पांचों के पांचों आपको याद होगा कि नहीं। और ये बना है लास्ट वाला 1526 में। 1526 में वहां पर क्या चल रहा है, नॉर्थ में बाबर की एंट्री हो चुकी है, वहां पे नॉर्थ में, वहां भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है, आपको याद हुए कि नहीं हुए। एक बार मैं तो फिर से इसकी जो है ना रिवीजन करवा देता हूँ, इससे क्या होगा कि अगर कोई मिस हो गया होगा पॉइंट तो फिर से आपको याद आ जाएगा। चलिए एक बार फटाफट फिर से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बीज लिया उसको आधा किया तो आदिल हो गया, और आदिल शाही वंश हो गया। ठीक, फिर अहमद से तो अहमद, और अहमद कहाँ जाएगा नमाज पढ़ने जाएगा, तो निजाम शाही। ठीक, हो गया। इसके बाद बरार का क्या लिया हमने, बर लिया और इमाद को दामाद पढ़ा, तो बर दामाद इमाद शाही। ठीक है, ये भी हो गया। फिर गोल क्या है यहाँ पर, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कैसी होती है भैया, गोल होती है, हमने देख लिया है, बार बार देख लिया, गोल होती है। तो भैया गोल से ले लिया कुतुब मीनार, और कुतुब शाह और कुतुब शाही, ये हो गया याद। और बीदर को कैसे लिख लिया हमने, खुद ही उल्टा लिख लिया, बा को वैसे ही लिखा और दा में मात्रा लगा दी वो, है ना, बीदर को लिख लिया बरीद, तो अमीर अली बरीद, और इधर बरीद शाही वंश। बताइए ये याद हो गया कि नहीं। 1526 में ये हुआ है, और 1526 में नॉर्थ में बाबर की एंट्री हो चुकी है, वहां पे भैया पानीपत का युद्ध हो रहा है या चल रहा है। चलिए अब ये सब हो गया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, दो वंश अच्छे से पढ़ लिए। एक तो पूरा पढ़ लिया विजयनगर साम्राज्य, और पूरा पढ़ लिया जो है बहमनी साम्राज्य। अब आपको इसमें शायद जो भी चीजें हैं वो याद हो ही गई होंगी। जो बहमनी साम्राज्य है उसमें ये वाली लिस्ट आपको चाहे कुछ भी हो जाए याद करना ही करना है, इस वाली लिस्ट से ही क्वेश्चन पूछने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। उसके बाद कितने पार्टों में बटा था, कितने वंशों में बटा था, पांच, यही पांच वंश हो गए। ठीक है, कौन इसका संस्थापक है, ये संस्थापक हो गए, कौन सा इसका वंश है, ये वंश हो गए। ठीक है, उसके पहले के जो थे हम लोगों ने उनको देख ही लिया। कलीमुल्ला आपसे पूछ लेगा कि इसके टाइम पे बहमनी साम्राज्य का जो है ये बिखर गया था। ठीक है, और ये हमने देख ही लिए थे कि हसन गंगू इसका संस्थापक था, मोहम्मद शाह ने बुक्का प्रथम को हराया था, फिरोज शाह ने देवराय प्रथम को हराया था, और शिहाबुद्दीन था जिसको संत अहमद कहते थे, ऐसे ऐसे याद रख लिया था। और अलाउद्दीन हुमायूं शाह था जिसको क्रूर और जालिम हुमायूं कहते थे, क्योंकि गलती करने पे कुछ ना कुछ कटवा लेता था, या उंगली कान नाक कुछ भी, है ना। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन, और धार्मिक आंदोलन जो जो हुए हैं उनसे जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सारे यहाँ पर कवर किए हुए हैं। चलिए देखते हैं। तो इनको दो पार्ट में बांटा है, कौन कौन से में, एक तो सूफी आंदोलन और एक भक्ति आंदोलन। तो चलिए पहले देख लेते हैं सूफी आंदोलन, और भक्ति आंदोलन को तो फिर हम देख ही लेंगे। सूफी आंदोलन को भी
कई पार्ट में डिवाइड किया है। सूफी सिलसिले जो आए, चिश्ती में सोहरावर्दी, कादरिया और नक्शबंदी और फिरदौसी, ये सबके सब आएंगे और सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भैया सबके पॉइंट जो भी अब आने वाले पॉइंट्स हैं उनको आप याद रखिए। कैसे याद रखेंगे, सब आपको याद करवा दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले कौन सा आया, चिश्ती संप्रदाय। तो चलिए चिश्ती संप्रदाय से ही याद स्टार्ट करते हैं। चिश्ती संप्रदाय आया तो जब देखा होगा आपने, जब मोहम्मद गौरी आया था, तो उस दिन भी मैंने ये कहानी सुनाई थी आपको कि मोहम्मद गौरी आया था तो अपने साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लाया था। लेकिन वहां पे शायद कुछ गलत बोल दिया था मैंने, तो उसको करेक्शन कर लेना, शायद मैंने वहां पे औलिया बोल दिया था। ठीक है, तो वहां पे आप लोग करेक्शन कर लेना। जो मोहम्मद गौरी के साथ आया है, वो मोहम्मद गौरी के साथ कौन आया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, और इसका गुरु कौन था, उस्मान हारूनी था गुरु इसका। ठीक है, तो गुरु के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया उस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ही पढ़ते हैं ना, मोहम्मद गौरी की एंट्री यही हुई है, तो यहीं से जो इसके आगे आते गए वो सब पढ़ लेंगे, इसके आगे क्यों जाए। मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती आया मोहम्मद गौरी के साथ, और भारत में जो चिश्ती संप्रदाय था उसका संस्थापक बना कौन, मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती। इससे पहले कहीं चिश्ती संप्रदाय की बात हो चुकी है क्या, तो हम लोग कह रहे हैं कि भारत में ये संस्थापक बना। हाँ भाई, इससे पहले भी चिश्ती संप्रदाय की बात अफगानिस्तान में हो चुकी है, और ये समी चिश्ती और अब्दाल चिश्ती थे ना, इन लोगों ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, लेकिन वो कहाँ पे की थी, अफगानिस्तान में की थी, ना कि भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन था, बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी का शिष्य कौन था, यहाँ पर ऐबक था। तो ऐबक से हमें याद आया होगा, जो बख्तियार काकी, ये वही बख्तियार काकी है जिसके नाम पे क्या बनाई गई है भैया, कुतुब मीनार, है ना। इसी के नाम पे कुतुब मीनार बनाई गई थी कि नहीं बनाई गई थी, तो हम लोगों ने देख लिया था, ये वही बख्तियार काकी है। चलिए ये बात हो गई, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, बहुत टफ चीजें नहीं है। इसका जो शिष्य आया वो आया बाबा फरीद। और बाबा फरीद कौन था, थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान था और बढ़िया इंसान था। तो सिख धर्म जो है ना, गुरु ग्रंथ साहिब में इसकी जो है इसकी बात की गई है, वहां पर इसके बारे में लिखा गया है बाबा फरीद के बारे में। ठीक, अब इनका शिष्य कौन था, निजामुद्दीन औलिया। अब निजामुद्दीन औलिया से दो घटना याद आ रही होंगी आपको। निजामुद्दीन औलिया से कौन कौन सी घटना आई, एक तो आई थी कि जब अलाउद्दीन खिलजी था और उसने खालसा भूमि स्टार्ट की थी लेना, सबसे जो मतलब दान में दी गई भूमि थी उनको उसने खालसा भूमि में लेना स्टार्ट कर दिया था। तो निजामुद्दीन औलिया के पास भी बहुत सारी भूमि थी। तो निजामुद्दीन औलिया को उसने संदेश भिजवाया था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान की एंट्री एक से होगी तो 9 में से मैं किसी में भी से भी बाहर जा सकता हूँ, ये कहा था। ये तो ये घटना थी। दूसरी घटना क्या थी कि भाई फिर कौन गया, जीएसटी गया था बंगाल। बंगाल जो अभियान था वहां से लौट रहा था जीएसटी, मतलब तुगलक वंश आ गया ना। अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश स्टार्ट होगा। तो जब जीएसटी वापस आ रहा था तो उसने भी संदेश भिजवाया था कि अब जो खालसा भूमि है ना, वो छोड़ के आप दिल्ली छोड़ दें। तो इसने क्या कहा था, दिल्ली अभी दूर है। तो ये वही निजामुद्दीन औलिया है। ठीक, एक तो एक इसका शिष्य ये था बाबा फरीद का, और एक बाबा फरीद का शिष्य था नसरुद्दीन महमूद, जिसको चिराग दिल्ली कहते थे। तो ये दोनों याद रखना, निजामुद्दीन औलिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नसरुद्दीन जो महमूद है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिराग दिल्ली इसी को कहा जाता था। अब बात करते हैं कि निजामुद्दीन औलिया जो था उसका शिष्य कौन था। तो उसका शिष्य था यहाँ पर अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के बारे में क्या कहा जाता है, एक तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वो यूपी में ही हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूपी में भी कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था एटा जिले में। ठीक, इतना याद रहेगा। दूसरी बात, इसको तोता ए हिंद कहा जाता था, तोता ए हिंद, है ना। तोता ए हिंद क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसने 7 सुल्तानों का जो है टाइम पीरियड देखा था। 7 सुल्तानों का टाइम पीरियड देखा था इसने। और किससे कहाँ से देखा होगा, तो बलबन से शायद स्टार्ट हो गया था इसका, और ये देखा था इसने जीएसटी तक। ठीक, तो ये चीज आप याद रखना। ठीक, अब आता है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की भी बात कर लेते हैं। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह दरगाह थी वो थी अजमेर में, है ना। और अजमेर में अकबर उनके पास गया था। फिर उसने एक जो आप लोग जाते हो यहाँ पे बुलंद दरवाजा जहाँ पे बना हुआ है फतेहपुर सीकरी में, वहां पे भी इसकी चर्चा की गई है। तो वहां पे भी सलीम चिश्ती की एक दरगाह बनवाई थी अकबर ने, और एक अजमेर में भी। तो सेम सलीम चिश्ती की जो दरगाह थी वो अकबर ने बनवाई थी, कहाँ पर, अजमेर में ये रहता था वहां पे। चलिए, समी चिश्ती और अब्दाल चिश्ती की बात हो गई, इन्होंने जो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अफगानिस्तान में की थी। अब देखते हैं फिरदौसी संप्रदाय। तो फिरदौसी संप्रदाय जो है, देखिए जो दोषी होता है वो रूठ जाता है बार बार और उसको मनाना पड़ता है। तो मनेरी में इसकी हुई थी, मनेरी में, और कहाँ पे, पटना में। ठीक, फिरदौसी। ठीक, फिरदौसी को आप क्या करोगे, बार जो दोषी होगा वो रूठ जाएगा, और उसको क्या करोगे, मनाओगे, बार बार मनेरी करना पड़ेगा, मनाओगे। तो ये मनेरी से पटना याद कर लेना। ठीक, फिर आया सोहरावर्दी संप्रदाय। इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसका संस्थापक कौन है।
तो भाई सोहरावर्दी के नाम पे ही इसका संस्थापक है उमर सोहरावर्दी, तो इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका सुदृढ़ संचालक कौन था, तो बदरुद्दीन जकारिया। बदरुद्दीन जकारिया आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो जकारिया साहब संबंधित थे कहाँ से, सोहरावर्दी से। ठीक, इतना याद रहेगा। फिर आया आपका और एक चीज और याद रख लीजिए, इसका जो सोहरावर्दी संप्रदाय था इसका मुल्तान में जो है केंद्र था। ठीक है, मुल्तान। अब कादरी सिलसिला आया। कादरी सिलसिला का भाई संस्थापक कौन था पूछा जाता है, तो अब्दुल कादिर। कादरी, कादरी से क्या लगा देना, कादरी, कादरी से कादिर। और जो दारा शिकू था ना, दारा शिकू इसी सिलसिले से संबंधित था, इसी से वो जुड़ा हुआ था। चलिए अब आया नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला का संस्थापक पूछा जाएगा आपसे, तो कौन था नक्शबंदी, नक्शबंदी का था बाकी बिल्ला। ठीक, वी वी, बंदी और बिल्ला। ठीक, इतना याद रखना। और जो औरंगजेब था वो इस संप्रदाय से संबंधित था, वो इससे ताल्लुकात रखता था। और संगीत प्रतिबंधित लगा दिया था, वो इसी संप्रदाय से वो इम्प्रेस होकर उसने, औरंगजेब ने लगा दिया था। कौन सा, नक्शबंदी संप्रदाय से, तो संगीत प्रतिबंधित कर दिया था। अब यहां से आया भैया हमारा दूसरा पॉइंट, भक्ति आंदोलन। अब हम लोगों ने क्या देख लिया अभी, सूफी आंदोलन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नंबर 1 पे जो था सूफी आंदोलन कंप्लीट कर लिया है। अब देख रहे हैं हम लोग दूसरा वाला भक्ति आंदोलन, बी वाला पॉइंट। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आंदोलन थे वो दो दो में बांटे थे हम लोगों ने, जो धार्मिक आंदोलन थे, एक सूफी आंदोलन, एक भक्ति आंदोलन। सूफी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सूफी में क्या देखे हमने, 5 देखे, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरिया, नक्शबंदी और फिरदौसी। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय का जो था हम लोगों ने देखा था सबसे पहले मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड से, कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आया। फिर उसका उसका शिष्य कौन था, बख्तियार काकी। उसका शिष्य था बाबा फरीद, और उसका शिष्य निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के बाद अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो के बाद शेख सलीम चिश्ती की बात की थी, क्योंकि वो अकबर उनकी दरगाह पे गया था। कहाँ पे गया था वो गया था अजमेर में। ठीक, इतना देख लिया था। फिर आया फिरदौसी संप्रदाय, और फिरदौसी संप्रदाय को देखा याहिया मनेरी जो थी, पटना में इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखा सोहरावर्दी संप्रदाय, सोहरावर्दी की कहाँ पे की, उमर सोहरावर्दी ने की है। चलिए फिर आया जो जकारिया साहब थे वो किससे संबंधित थे, वो भी सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। फिर कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला किससे संबंधित था, तो इसके नाम में कादिर आ रहा है, अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, दारा सिको इसी से संबंधित था। ठीक, नक्शबंदी सिलसिला संस्थापक कौन था इसका, बाकी बिल्ला, बीबी से याद किया। और औरंगजेब जो था वो इसी से संबंधित था। और जो सॉन्ग मतलब संगीत पे प्रतिबंधित लगाया था वो इसी सिलसिले से इंप्रेस होकर औरंगजेब ने लगाया था। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग कौन सा, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रारंभ में, सबसे पहले भक्ति सिलसिले की बात करते हैं शुरुआत से ही। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था इसमें, सबसे पहले भक्ति आंदोलन में देखें और प्राचीन भारत में जाएं। प्राचीन भारत के समय पे हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, जैन और बौद्ध दोनों देखे थे। ठीक है, जैन और बौद्ध भक्ति भक्ति आंदोलन में ही आएंगे एक तरीके से। तो 3 देखे थे हम लोगों ने। सबसे पहले देखा था जैन, फिर उसके बाद देखा था बौद्ध, है ना। और उसके बाद क्या देखा था, उसके बाद देखा था हम लोगों ने यहाँ पर वैष्णव, है ना। ये तीनों देख लिए थे। तो वैष्णव में ही आते थे कौन, अलवार और नयनार। तो अलवार जो थे ये थे वैष्णव, हम लोग उसको मानते थे, और ये मानते थे नयनार जो थे ये थे शिव के भक्त, है ना। और अलवार थे यहाँ पर वैष्णव, विष्णु के भक्त। ठीक, तो प्रारंभ में दक्षिण भारत से ये लोग आए थे, कौन, अलवार और नयनार। चलिए एक पॉइंट तो ये देख लिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, बहुत सी चीजें देखी थी। एक लिस्ट आप लोगों को याद होगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, शंकराचार्य वाली, है ना। शंकराचार्य थे यहाँ पर, है। और फिर कौन थे शंकराचार्य के बाद, एक थे यहाँ पर राम अनुजाचार्य। ठीक, और फिर कौन थे, निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य भी यहाँ पे देखा था हम लोगों ने, निम्बकाचार्य। और उसके बाद देखा था एक, कौन सा, लास्ट वाला था बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य। और निम्बकाचार्य के बाद था यहाँ पर माधवाचार्य। ठीक, इतना याद आ गया। इनके बारे में हम लोगों ने कुछ कुछ देखा था। शंकराचार्य के बारे में क्या देखा था, अद्वैत, अद्वैत से ये संबंधित थे। और कौन सा संप्रदाय था इनका, ये संप्रदाय को मानते थे स्मृति को। ठीक है, स्मृति को मानते थे ना। और राम अनुजाचार, राम को हमने देखा था कि ये थे विशिष्ट, राम को क्या माना जाता है, विशिष्ट माना जाता है। तो ये थे विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे। ठीक है, फिर इनका संप्रदाय वो कौन माना जाता था, राम जो थे श्री लगाया जाता ना राम के, तो श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय इनसे संबंधित था। ठीक, ये देख लिया। फिर निम्बकाचार का क्या देखा था, कोई नींबू चाटेगा तो बार बार खट्टा लगेगा ना उसको, बार बार मतलब द्वैत, द्वैत
तो निम्बकाचार से ले लीजिए द्वैत द्वैतवाद, द्वैत द्वैतवाद। ठीक, इतना याद हो गया। और निम्बकाचार जब कोई नींबू चाटेगा तो क्या हो जाएगा, वो सनक जाएगा ना, सनक संप्रदाय। ठीक, ये याद हो गया था। फिर इसके बाद क्या देखा था हमने, माधवाचार। और माधवाचार्य से कृष्ण जी से याद किया था, माधव उन्हीं को कहते थे, हे माधव। तो माधव हमेशा क्या द्वंद्व में फंसे होते थे, तो द्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक, द्वैतवाद हो गया। और इनका संप्रदाय कौन सा था, ब्रह्म संप्रदाय, ये हो गया। फिर इसके थे बल्लवाचार, और बल्लवाचार को किया था बलदाऊ से याद। और बलदाऊ क्या थे, शुद्ध द्वैतवाद से इनको याद किया था। शुद्ध इंसान थे वो, जो उन्हें कह देना था शुद्ध कहते थे। और इनका संप्रदाय कौन सा था, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, तो इनका संप्रदाय था रुद्र। ठीक, इतना याद हो गया था, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। फिर देखा था कि शंकराचार्य ने चार पीठ का निर्माण किया था। कौन कौन सी चार पीठ, इनको देखिए। वैसे ये प्राचीन भारत की जब आप क्लास करोगे ना, तो वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपने नहीं की होगी तो यहाँ पर इनको नोट कर लीजिएगा, और जिनने वो क्लास की होगी उनको तो ये याद भी आ रहा होगा साथ साथ। ठीक है, तो इनने चार पीठ का निर्माण किया था। तो जो नॉर्थ में थी वो कौन थी, कौन सी थी, तो ये थी ज्योति पीठ, है ना, ज्योति पीठ, जिसका नाम अभी बदल कर क्या हो गया, ज्योतिर्पीठ हो गया, है ना। इतना याद होगा आपको, करंट से रिलेटेड है। और साउथ में क्या थी, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी पीठ। ठीक, और यहाँ पर कौन सी थी, तो यहाँ पर थी आपकी गोवर्धन, पूरब में। ठीक, गोवर्धन पीठ। और जो वेस्ट में थी, मतलब पश्चिम में, शारदा पीठ। तो ठीक, अब जगह की बात करें तो ज्योतिर्पीठ कहाँ पे, उत्तराखंड, मतलब यूके, है ना, यूके में हो गई। और ये कौन सी श्रृंगेरी पीठ कहाँ पे हो जाएगी, कर्नाटक, केटी। गोवर्धन पीठ कहाँ पे, उड़ीसा में, ओडी। और शारदा पीठ कहाँ पे हो जाएगी आपकी, द्वारका पीठ, मतलब गुजरात में। चलिए, इतना याद हो गया, चारों के चारों देख लिए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत में लाए थे इसको, कौन को, भक्ति आंदोलन को। मतलब दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए थे रामानंद। तो इनका भी नाम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा बांट के देख लेते हैं तो चीजें याद हो जाएंगी। देखिए, भक्ति आंदोलन को हम लोगों ने दो जगह बांटा है, एक सगुण और एक निर्गुण। ठीक, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण में कौन, राम और कृष्ण। और निर्गुण में कौन, संत और सूफी। तो सूफी तो हम लोग देख चुके हैं, अब संत और देख लेंगे, है ना। और कृष्ण भक्ति शाखा में कौन कौन आते हैं, तो मीराबाई, सूरदास, विठलनाथ स्वामी और अष्टछाप। ठीक, ये थे कृष्ण भक्ति शाखा से। और तुलसीदास आते हैं रामश्री शाखा से। और तुलसीदास के बारे में आपको आर ओ में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पर ये आपका चीज हो गई। अब संत देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए, रामानंद के बारे में देख लिया, भक्ति आंदोलन को जो साउथ से और नॉर्थ में लाए थे। कहाँ से, साउथ से नॉर्थ में लाए थे, तो ये कौन थे, रामानंद। तो इनके बारे में देख लिया। रैदास, इनकी जातियां पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, है ना, क्वेश्चन में। वैसे ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए इस टाइप के, लेकिन फिर भी पूछ ली जाती है। तो रैदास, चमार। ठीक, कबीर को क्या, जुलाहा माना जाता है। और गुरु नानक के बारे में तो अभी हम लोग देख ही लेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में, पाकिस्तान में जो है ना, तलवंडी, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और जो है सिख, सिख जो गुरु थे, ये सिख जो धर्म था उसकी स्टार्टिंग इन्होंने की थी। और सैन, सैन को क्या माना जाता, नाई। सैन को तो नाई ही बोलते हो। पीपा को राजपूत। ठीक, इतनी चीज याद रखना। अब करते हैं हम लोग सिख गुरु की शुरुआत। सिख धर्म की स्टार्टिंग किसने की, तो गुरु नानक ने इनकी जो है संस्थापक माना जाता है। और लंगर व्यवस्था, जो लंगर व्यवस्था चालू की थी वो इन्हीं ने की थी। लंगर व्यवस्था चालू की थी इन्होंने। और लंगर व्यवस्था को एकदम, मतलब कह सकते हैं कि एक रूप दिया था लगातार चलने वाला, वो दिया था गुरु अनंग देव ने। तो ये भी यहाँ पर इनको भी कर लीजिए, क्या है, व्यवस्थापक। कौन सी, व्यवस्थापक, जो लंगर व्यवस्था थी वो इन्होंने स्टेट की थी गुरु अंगद देव ने। ठीक, इतना याद रहेगा। और गुरु अंगद देव से क्या, गुरुमुखी लिपि की आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है। तो गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक किसको कहा जाता है, वो भी गुरु अनंग को कहा जाता है, अंगद देव को। ठीक है। और तीसरा क्या है, गुरु अमरदास। अमरदास को क्या कहा जाता है, इनके बारे में आज तक क्वेश्चन पूछे नहीं गया है, लेकिन अगर एक पॉइंट में लिखना है तो तीसरे गुरु थे। और इनको अनुशासन पर इन्होंने बहुत बल दिया था, अनुशासन पर बल। ठीक, यहाँ हो गया। फिर चौथा गुरु था गुरु रामदास। गुरु रामदास ने, इनने क्या इंपॉर्टेंट काम किया था, इनके बारे में पूछा जाता है। जो अमृतसर नगर है ना, जो आज भी अमृतसर है, तो अमृतसर नगर इन्हीं ने बसाया था। और अमृतसर नगर बसाया कहाँ था, इनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, उस पर बसाया हुआ था। ठीक है, तो रामदास के बारे में पूछा जाएगा। अमृतसर, अमृतसर जो नगर है वो बसाया था। फिर आते हैं पांचवें गुरु अर्जन देव। अर्जन देव से क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी, गुरु ग्रंथ साहिब को स्टार्टिंग की थी अर्जन देव ने। इसी को क्या कहते हैं, आदि ग्रंथ भी कहते हैं। जो आज ग्रंथ माना जाता है ना, वो इसी को माना जाता है, जो सिख धर्म में ग्रंथ माना जाता है। ठीक, और अमृतसर में जो हरमिंदर साहिब,
मतलब स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो वो इन्हीं ने की थी, ये भी याद रखना। और जहांगीर को फांसी दी गई, जहांगीर ने इनको फांसी दी थी। भाई जहांगीर ने इनको फांसी क्यों दे दी? जब इतने अच्छे गुरु थे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ की भी रचना की, और स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में कह सकते हैं एक तरीके से कि सबसे बड़ी जगह है स्वर्ण मंदिर, और सबसे स्वच्छ जगह भी, उसको भी इन्हीं ने स्टार्ट किया था या बनाया था। तो इनको जहांगीर ने फांसी क्यों दे दी? तो देखिए क्या हुआ थी घटना, कि जहांगीर का एक पुत्र था जो कि जहांगीर का विरोध कर रहा था, वो भागते हुए इनके दरबार में पहुंच गया था। और सिख धर्म जो था उसका नियम था कि कोई भी उनके दरबार में शरण ले सकता है, मतलब शरण ले सकता है या फिर कह सकते हैं कि धर्म को अपना सकता है। तो जब वो इनके पास पहुंच गया, तो इसका पीछा करते हुए जहांगीर भी आ रहा था। तो जहांगीर को पता चला कि ये तो अर्जन देव के दरबार में पहुंच चुका है, तो अर्जन देव से इन्होंने कहा कि इसको बाहर निकाल दो। इन्होंने कहा कि नहीं भैया, इसको हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं, ये तो खुद चल के आया है और हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। तो जब बाहर ये नहीं निकालते हैं तो ये जो है ना इनको मरवा देता है अर्जन देव को। तो यहाँ से बहुत ज्यादा विरोध हो जाता है। और यहीं से फिर देखिए, यहीं से जो सिख ये छठवें गुरु बनेंगे, गुरु हरगोविंद सिंह, ये कहते हैं कि जो अपनी आय का जो है ना 50% सिर्फ आपको खाने पे देना है सिख धर्म में, है ना। आय का जो जो भी आप कमा रहे हैं उसका सिर्फ जो 50% है वो सिर्फ खाने में दीजिए, तभी तो हम लोग पावरफुल होंगे और तभी हम लोग लड़ पाएंगे। तो देखा होगा आपने, जो सिख लोग होते हैं बहुत तगड़े तगड़े होते हैं, है ना। वो पगड़ी वगड़ी बांध के एकदम 6-6 7-7 6-6 फीट के हो जाते हैं, 7 फीट तो ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए, जो गुरु हरगोविंद थे छठवें गुरु, इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अकाल तख्त के संस्थापक कौन थे? अकाल तख्त के बारे में आप लोग जानते होंगे, अकाल तख्त के संस्थापक भी गुरु हरगोविंद ही थे। और जो नगाड़े बजने की जो परंपरा आई है ना, वो भी वहीं से आई है, नगाड़ा बजाने की। ठीक, ये हो गया आपको याद। तो साथ में गुरु कौन है? गुरु हर राय। तो इनका जो पुत्र था राम राय, इनको इन मुगल दरबार में भेज दिया था, मुगल दरबार में भेजा था। चलिए, इनसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 8वें गुरु आते हैं गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन से क्या पूछा जाता है? गुरु पद के लिए संघर्ष किया था इनने, तो चेचक बीमारी हो गई थी, इससे ये खत्म हो गए थे। ठीक, फिर आते हैं गुरु 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? जो औरंगजेब का एक पुत्र था, अकबर द्वितीय, है ना, अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड विद्रोह कर दिया था अकबर सेकंड ने एक बार औरंगजेब का, और औरंगजेब तो कट्टर मुस्लिम था, बहुत ज्यादा कट्टर था वो। तो उसने क्या किया, अकबर द्वितीय भाग के गया कहाँ? संभाजी के दरबार में, है ना। तो संभाजी को भी निपटवा दिया इसने। और उसके बाद फिर वहां से भाग के ये आया तो गुरु तेग बहादुर के दरबार में आ गया। तो गुरु तेग बहादुर से भी वही बात हुई भाई। देखो, जैसे आपने देखा था इल्तुतमिश के टाइम पे मांग भरनी आया था, तो इल्तुतमिश ने उसको बैठा लिया, खाना खिला रहा था, और पूछा कि भाई कौन तेरे पीछे पड़ा है, कौन गुंडा है इतना बड़ा कि जो कि मेरे सामने आ जाएगा? तो उसने कहा था कि भाई मेरे पीछे मंगोल पड़े हैं। तो फिर वो वहां से उसको भगा दिया गया था। ठीक, लेकिन गुरु तेग बहादुर के दरबार में जब अकबर सेकंड आया तो इनने भगाया नहीं, और औरंगजेब जो है पीछे से आ गया। तो औरंगजेब ने कहा इसको भगाया जाए, इन्होंने कहा कि नहीं, वही 5वें गुरु वाली बात, है ना। तो फिर औरंगजेब इनको क्या करवाता है, वहीं पर एक शीशगंज गुरुद्वारा बना है, वहां पे उनका शीश धड़ से अलग करवा देता है, शीश कटवा देता है, उन्हीं के नाम पे बड़ा है शीशगंज गुरुद्वारा। अभी आप चांदनी चौक में जाओगे ना, दिल्ली में ही चांदनी चौक में आपको शीशगंज गुरुद्वारा मिलेगा। तो चलिए, ये हो गए 9वें गुरु। यहाँ से तो भाई फिर सिख और जो मुस्लिम थे, यहाँ तो बहुत ज्यादा इनका चढ़न मतलब चढ़ गई है, युद्ध जैसी नीतियां सामने आने लगी। फिर आए 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। अब इनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि एक तो ये पूछा जाता है कि जो खालसा पंथ आया था, खालसा पंथ के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, और जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? पटना में, और मृत्यु इनकी कहाँ पे हुई थी? नांदेड़ में। तो आप लोगों ने देखा होगा, एक अमृतसर से एक नांदेड़ तक एक ट्रेन चलती है। नॉर्थ में आप मान लीजिए अमृतसर, ठीक है, और साउथ की साइड आप जाओगे तो आपको महाराष्ट्र में मिलेगी एक जगह नांदेड़। तो नांदेड़ से अमृतसर के बीच में चलती है एक कौन सी? नांदेड़ एक्सप्रेस। नांदेड़ एक्सप्रेस जो झांसी से होते हुए जाती है, ठीक, नांदेड़ एक्सप्रेस, वो उन्हीं के नाम पे रखी गई थी क्योंकि ये नांदेड़ में मारे गए थे। ठीक है, इतनी चीज याद रहेगी। फिर इन्होंने सैनिकों की व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट कर दी थी, सैनिक बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब इनके 2 गुरु इस समय तक खत्म हो चुके थे जो कि मुस्लिम शासकों के द्वारा मारे गए थे, तो इनमें चढ़न चढ़ गई थी आपस में। चलिए फिर देखते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की है, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। 5 करवार इन्हीं ने दिए थे। 5 करवार को क्या क्या होते थे? 5 करवार आपने सुने होंगे, 5 के 5 का से स्टार्ट होते थे। तो सबसे ऊपर से ही देख लेते हैं। सबसे पहले केस होता था। अब भाई केस होगा तो उसको खींचने के लिए कंघा भी चाहिए, उलझ जाते हैं बाल, तो केस और कंघा। ठीक है, फिर दूसरा क्या था इनका? फिर था कड़ा। कड़ा हाथ में हमेशा देखिए, आप सिख लोगों को कड़ा मिलेगा आपको हाथ में, है ना। और फिर उसके बाद था इनका कच्छा, कच्छा भी इसी में आ जाता है। और 5वां था इनका कटार। ठीक, 5 से 5 ही थे। कटार भी इनके देखिए हमेशा जो है कमर में मिलती है।
और कच्छा भी मिलता है, कड़ा भी मिलता है, केस और कंघा भी मिलता है। तो ये जो 5 करवार के नाम से दिए थे, ये किसने दिए थे? गुरु गोविंद सिंह ने दिए थे। अब जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो तो फिर उन्होंने गुरु किसी को माना नहीं था, उन्होंने तो खालसा पंथ की स्थापना कर ही दी थी। और जो इनका जो आदि ग्रंथ था ना, गुरु ग्रंथ साहिब, इसी को गुरु मान लिया था। तो इसके बाद इनका आता है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर लीड करता है इनको, मतलब गुरु नहीं बनता है लेकिन लीड करता है। तो बंदा बहादुर को मुस्लिम जो ये थे शासक द्वारा इसको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। ठीक है, इसकी उंगलियां उंगलियां कटवा बटवा के, मतलब अंग अंग काट के ऐसे मारा जाता है। लेकिन ये जो है मुस्लिम धर्म नहीं अपनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर खत्म हो जाता है। इसके बाद, इसके खत्म होने के बाद फिर क्या होता है, ये मिसलों में बट जाता है। जो सिख समुदाय है ना, वो मिसलों में बट जाता है। कैसी मिसलें थी भैया? 12 मिसल थी। मिसल मिसल का मतलब होता था, मतलब एक गुट टाइप के बन गए थे, अलग अलग मिसलें बन गई थी, अलग अलग लोग लीड कर रहे थे। तो 12 मिसल में से एक प्रमुख मिसल, आप लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होगे तब पढ़े होगे आप लोग, एक प्रमुख कौन सी? सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल से कौन संबंधित था? ये आपको याद आ गया होगा अब। जो राजा रणजीत सिंह था ना, रणजीत सिंह सिख, जो कितनी बड़ी इसके पास वो थी, रणजीत सिंह सेना, अंग्रेज भी इससे डायरेक्ट नहीं भिड़े थे। जब ये मर गया था उसके बाद उन्होंने पंजाब पे हाथ डाला था। तो राजा रणजीत सिंह था, वो सुकर चकिया मिसल से था। और ये 12 मिसलें थी, वो बंदा बहादुर के मरने के बाद ही स्टार्ट हुई थी। चलिए भैया, इतनी बात हो गई। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका नामदेव के बारे में। नामदेव से क्या पूछा गया था कि इस्लाम धर्म से ये प्रभावित थे और बरकरी संप्रदाय से ये जुड़े हुए संत थे। तो संत थे, तो फिर मैंने इनका क्वेश्चन यहीं पर डाला। ठीक, फिर एक पूछा गया था मोहम्मद गौस के बारे में। मोहम्मद गौस कौन था? तो मोहम्मद गौस ने क्या किया था? कृष्ण को औलिया, निजामुद्दीन औलिया जो था ना, कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। निजामुद्दीन औलिया, वही औलिया जिनके बारे में 2 घटनाएं बहुत फेमस है। अब तो यार मैंने इतनी बार बता दी कि आपको भी याद हो गई होंगी। कौन सी घटना है? एक तो थी कि भाई अगर अलाउद्दीन खिलजी एक दरबार से आएगा तो मैं 9 दरबार है, 9 में से किसी से भी बाहर चला जाऊंगा। दूसरा, जीएसटी के लिए क्या थी कि दिल्ली अभी दूर है, और जीएसटी दिल्ली से आने से पहले ही आगरा के पास में एक जगह थी अफगानपुर, वहां पे मारा गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एक क्रम और पूछा जाता है आपसे यहाँ पर। कौन सा क्रम पूछा जाता है? कि महाराष्ट्र में जो प्रमुख संत हुए, तो महाराष्ट्र में प्रमुख संतों का क्रम पूछ लिया जाता है। क्रम याद रखना, एक चीज याद रखना, नाम नहीं, क्रम। क्रम पूछा गया है एक जगह क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये क्रम बना के दिया है यहाँ पे। तो क्रम कैसे पूछा जाएगा? देखिए, सबसे पहले आप ज्ञान अर्जित कीजिए, फिर आपका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। तो ज्ञानदेव, उसके बाद नामदेव। ठीक, फिर क्या होगा? एक दिन तुक्के से आपको राम मिल जाएंगे। ठीक है, याद हो जाएगा ना अब? पहले, सबसे पहले आप लोग अभी क्या कर रहे हो? ज्ञान अर्जित कर रहे हो। तो ज्ञान जब अर्जित कर लोगे तो आपका एक ना एक दिन राम नाम जरूर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक दिन क्या होगा? तुक्के से राम मिल जाएंगे आपको। तो ज्ञानदेव, फिर नामदेव, फिर उसके बाद एकनाथ, फिर तुकाराम, और फिर रामदास। ठीक है, अब जो एकनाथ थे, इन्होंने रामायण को मराठी में लिखा था, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। और एक जो लास्ट वाले थे रामदास, वो क्या थे? शिवाजी के गुरु थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गए। अब बताइए, इसमें हम लोगों ने आज क्या क्या कंप्लीट कर लिया? तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लिंक कर लिया था कि जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश से फिर जो तुगलक वंश में हम लोगों ने देखा था एमबीटी। एमबीटी के समय पे 2 साउथ में जो बन के आए थे, राज्य उभर के सामने आए थे, एक तो था विजयनगर साम्राज्य और एक कौन सा था? बहमनी साम्राज्य। तो दोनों को हमने अच्छे से पढ़ा है। जो विजयनगर साम्राज्य था वो 1336 में आया, 11 साल बाद 1347 में बहमनी आया। तो दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने। फिर उसके बाद क्या देखा है? जो यहाँ के जो गुरु वगैरह थे, तो उनको देख लिया। एक भक्ति में आंदोलन देख लिए, और एक देख लिए कौन से? तो ये वाले देख लिए, जो भक्ति आंदोलन के अलावा क्या कहा है इनको? सूफी आंदोलन। ठीक है, तो एक देख लिया हम लोगों ने सूफी आंदोलन, और इनको भी कंप्लीट कर लिया। तो इससे अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी से बन जाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, इसको क्लास को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार कर लीजिए, तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। और क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, तो आज की क्लास को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।